अमीश त्रिपाठी एक बहुत ही लोकप्रिय लेखक है। हाल ही में मैंने उन्हें सलाह दी है कि इतिहास और पुराण को जिस तरह से माइथोलॉजी बताकर अनुवाद किया गया है वो बहुत गलत है। इतिहास और पुराण को वेदों के हिसाब से ही समझा जाना चाहिए। इसके लिए एक निश्चित तरीका है और एक निश्चित दृष्टिकोण। दूसरी तरफ माइथोलॉजी को पश्चिमी विद्वान अपनी तरह से लिखें। वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मार्क्सिस्ट, ईसाई, उत्तर आधुनिकतावादी, महिलावादी या फिर मानवाधिकार। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि अमीश बिल्कुल रक्षात्मक नहीं हुए और चर्चा के दौरान मेरी बातों पर गंभीर रहे। उन्होंने अपनी सोच बदली। मैं इस प्रोजेक्ट पर उनके साथ आगे भी काम करना चाहता हूँ। नमस्ते अमीश त्रिपाठी, एक महान लेखक जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। हम आखिरी बार मुंबई में मिले थे। जी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय युवाओं तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? युवाओं में आपकी पुस्तक लोकप्रिय हो जाए। आप युवाओं की कौन सी नब्ज पकड़ते हैं जिससे कि युवाओं के लिए कठिन से कठिन विषय को उसी तरह से प्रस्तुत किया जा सके जैसा कि युवा पसंद करते हैं? आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो राजीव जी, इस प्रशंसा के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। राजीव जी, आपको पता है कि मैं किसी रणनीति के तहत किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं करता। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है। कभी कभी अचानक ऐसा होता है, बस इसमें कुछ ऐसा संदेश देना होता है जो कि युवाओं को पसंद आए। मेरे अधिकतर पाठक युवा हैं, बड़ी संख्या में अमीर युवा। मुझे लगता है कि पहली बात देखनी होती है कि वे आपके संदेश के बारे में जानने की कोशिश करें। इसलिए पहला चरण तो यही है कि इसे कूल होना चाहिए। कूल होना पहला स्टेप है। सभी जनरेशन के अपने फिल्टर होते हैं। जैसे कि मेरी जनरेशन जो कि लगभग 10 साल पहले की है, आपको पता है कि मार्क्सिस्ट आंदोलन और नक्सली आंदोलन बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि उसमें एक विद्रोह था। तब लोग विद्रोह पसंद करते थे। आज की जनरेशन यानी युवा कूल रहना चाहती है। यही उनका पहला फिल्टर है। अगर ये कूल नहीं है, वे पढ़ेंगे। कुछ और पढ़ेंगे। जी। तो चलिए कूल के बारे में बात करें। ये कूल क्या है? क्या आपको लगता है कि ये कूल अमेरिकी संस्कृति से रंगा है? ये बहुत ही पारंपरिक अर्थ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ अलग करने का एक मौका है। तो मैं केवल अपनी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हमारे भगवान या देवी देवताओं की बात करें तो इसमें भी कई रूप हैं। हमारे रामायण और महाभारत में भी कई तरह से कथाएं कही गई हैं। हमारे वेदों और महापुराणों में जो कहानियां हैं वे भी बहुत कूल हैं। हमारे देवी देवता भी कूल हैं। ठीक है, इसमें आनंद है, जुनून है, भावनाएं हैं। ये वास्तव में पढ़ने वाली पुस्तकें हैं। ऐसी चीजें युवाओं को पसंद आती हैं जो कि कूल हों। हालांकि ये पहला चरण है। दूसरे चरण में हमें ध्यान रखना होता है कि क्या हम वो संदेश दे पा रहे हैं जो कि युवा चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज का युवा आधुनिक संदेश चाहता है जो कि उदारवादी हो, लेकिन वे वही संदेश हमारे भगवान या हमारे हीरो के मुंह से सुनना चाहते हैं। आपको पता है कि युवा ये बातें किसी पश्चिमी आवाज में नहीं सुनना चाहते हैं। पश्चिमी आवाज उन्हें परेशान करती है। तो मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि आधुनिक उदारवादी संस्कृति कूल है और हमारे भगवान, देवी देवता ये बात लोगों को बताएं, नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि तब हम कहते ही कि हम अपने देवताओं को भी अमेरिकनाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए राजीव जी, ऐसा नहीं करने से तो हम इसके साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि अमेरिका का उदारवाद वास्तविकता से परे है। वो नेहलिज्म है जो कि दूसरों की परंपराओं पर हंसते हैं, पारिवारिक मूल्यों का मजाक बनाते हैं। उनका उदारवाद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा भारत में है। यहाँ स्त्री और पुरुष बराबर हैं, उनका स्टेटस एक है और उनके साथ एक जैसा व्यवहार होता रहा है। वहीं अंग्रेजी में उदाहरण के तौर पर गॉड कैपिटल जी के साथ लिखा जाता है और गॉडेस स्मॉल जी के साथ लिखा जाता है। और किसी भी भाषा के शब्द आपके मस्तिष्क पर एक प्रभाव छोड़ते हैं। इससे उस संस्कृति के बारे में पता चलता है जिससे उस भाषा का जन्म हुआ है। अब देखिए, संस्कृत में इस तरह का कोई अंतर नहीं है। देवी और देवता एक ही तरह से लिखा जाता है, सब कुछ सामान्य है। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। मुझे लगता है कि ये गॉड कल्चर उदारवादी नहीं है।
ये एक तरह से उदारवादी अधिनायकवाद है। इसे उदारवाद नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे लिबरल लोगों को हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में पता नहीं है। इसके लिए उन्हें हमारे ग्रंथ पढ़ने होंगे। उनमें से ज्यादातर ने हमारे ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसमें एक विवादित बात है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग आपके काम की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे माइथोलॉजी कहते हैं। तो आप इसे माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? सर, ये तो अंग्रेजी की सीमाओं की वजह से कहना पड़ता है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसे पौराणिक कथा तो या आप इतिहास ये ही क्यों कहा नहीं जाएगा। कहते कि इतिहास का अनुवाद नहीं किया जा सकता? तो मैं जो काम कर रहा हूँ कि हम उन संस्कृत के शब्दों को निकाल रहे हैं जिनका ये तो अनुवाद बहुत नहीं अच्छी किया बात जा है। सकता। ऐसे संस्कृत के शब्द जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद करने की जरूरत ही नहीं है। वे अपने आप में पर्याप्त हैं। और अगर हमें उन पर पूरा विश्वास है तो किसी और से मंजूरी लेने की जरूरत क्या है? तो मैं उन्हें संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स कहता हूं। और मैं एक शो में भी लॉन्च करने वाला हूं जिसमें हर सप्ताह एक संस्कृत के ऐसे शब्द के बारे में बताया जाएगा जिसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। ये तो तो बहुत हमारे अच्छा पास विचार बहुत है। सारे विद्वान हैं। हमने वीडियो बनाए हैं। हम संस्कृत पर एक पुस्तक भी लिख रहे हैं जिसमें ऐसे शब्दों के बारे में बताया जाएगा। इसमें ऐसे शब्दों के बारे में बड़ा अध्याय होगा। तो मैं यही कहता हूं कि इतिहास शब्द का अनुवाद नहीं। मिथ के साथ समस्या ये है कि ये कुछ झूठ या गढ़ा हुआ की ओर संकेत। पश्चिमी साहित्य में बाइबल को माइथोलॉजी नहीं माना गया। वे ग्रीक विचारों को मिथोलॉजी मान, जो कि पैगन है। जब ईसाइयों ने ग्रीक विचारों को लिया तो उसके साथ कलाएं और सौंदर्य शास्त्र भी सीखा। उन्हें इस पर गर्व है और इसे अपनी विरासत समझते हैं। पहले ग्रीक संस्कृति थी और बाद में ईसाई सभ्यता उससे आगे निकली। तो मिथोलॉजी वो है जिसे अनदेखा किया गया और फिर दूसरे विचार हावी हो। तो अगर हम मिथोलॉजी की बात करते हैं तो उनके शब्दों के साथ खेल रहे हैं। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो पता चलता है कि ये ना तो हिस्ट्री है और ना ही मिथ है। तो फिर ये क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प है और आप इस पर काम भी कर रहे हैं। इसके भी दो हिस्से हैं। एक तो है कि मिथोलॉजी शब्द पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वास्तव में एक बार मैं ग्रीक विद्वान से मिला और उससे पूछा कि इस शब्द का मूल क्या है। उसने बताया कि ग्रीक लोग मिथोज में विश्वास करते हैं। इसका सही अर्थ है कि वे कहानियां जिनके पीछे एक दार्शनिक सच छिपा हुआ है और एक वास्तविक यात्रा है। यह है मिथ का ग्रीक अर्थ। आपका विचार सही है और आप सही कह रहे हैं कि हम ऐसे शब्दों का उसी रूप में इस्तेमाल करें जिनका अनुवाद नहीं हो सकता है। मेरे साथ एक समस्या ये है कि मैं अकादमिक क्षेत्र से नहीं हूं बल्कि पॉपुलर कल्चर का हिस्सा हूं। ऐसे में हमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए लोगों को कहानी समझानी जरूरी है। ऐसे में हमें ऐसा करना पड़ता है। वो ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की चुनौतियां हैं जिनमें हमें संतुलन रखना होगा। एक वो है कि चीजें बाजार में भेजनी है जो कि लोग चाहते हैं। ऐसे में हम उनकी जरूरत को अपनाते हैं और हम बाजारों का अनुसरण करते हैं। हम अपने मूल्यों के साथ समझौता करते हैं और उनमें बदलाव करके उन्हें कूल बना देते हैं। बिल्कुल। दूसरा रास्ता यह है कि अगर हम मजबूत हैं और मैं नया नहीं हूं, हम लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, तो हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। मुझे लगता है कि आपके पास वो शक्ति है। आप मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं। मुझे लगता है कि आप कई भूमिकाएं निभा सकते हैं और कह सकते हैं कि अब हम उन्हें सिखाएंगे। हम अपनी पुस्तक में 5 संस्कृत के शब्दों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। एक पुस्तक ऐसी भी है जिसमें हम इसकी बहस छापने वाले हैं कि मिथ और हिस्ट्री अलग कैसे हैं और इसकी व्याख्या होगी। तो मेरे लिए एक सच है जो कि हिस्टोरिकली सच होना चाहिए। इसके अलावा दार्शनिक सच हो जाए। बिल्कुल। पर एक सच ये भी हो सकता है कि एक परिवार कैसे चले। बिल्कुल हो सकता। जरूरी नहीं हो कि एक श्रृंखला में सारा ब्यौरा दिया जाए और सब कुछ बताया जाए। ये अप्रासंगिक है। भारतीय दर्शन में भी सच को ज्यादा महत्व दिया गया है। दार्शनिक सच वो है जिसे हम जीने की कला सीखते हैं। यही ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे नियंत्रण में है और हमारी रुचि पर निर्भर करती हैं। ये हमारे नियंत्रण में है कि जीवन में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।
तो हमें आपके साथ मिलकर काम करना अच्छा लगेगा। हमारे पास संस्कृत के ऐसे शब्दों की सूची है जिनका अनुवाद नहीं किया जा सकता। आप उनमें से कुछ चुन सकते हैं। मान लीजिए अपनी पुस्तक में 5 शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप दुनिया को सिखा सकते हैं, क्योंकि आप हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह आपकी हर पुस्तक से लोग कुछ शब्द सीख जाएंगे। 5 ऐसे शब्द उठा लीजिए और ये वास्तव में बहुत कूल होगा, क्योंकि इस तरह से आप उनके विचारों में भी परिवर्तन ला सकेंगे। जैसे कि एक त्रिशूल से आप उनके अंदर ये चीजें प्रवेश करा दें। उनको बताएं आप जो सोचते हैं वो कूल है, लेकिन ये वाला और भी कूल है। आपको धन्यवाद। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। हम आपको आगे भी पढ़ते रहेंगे। मैं इसके बारे में बहुत ही उत्सुक हूँ। मेरी पत्नी भी आपको पढ़ती हैं। आपका काम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि एकेडमिक स्टाइल का लेखन नहीं पढ़ना चाहते, और अगर हम उनको और अपनी तरफ खींचते हैं तो ये काम और अच्छा हो सकता है। जी, धन्यवाद। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ओम ओम नमः नमः शिवाय। मुझे अच्छा लगा कि अमीश रक्षात्मक नहीं हुए। उन्होंने हमारी बातों पर विचार किया और चर्चा के दौरान उनमें भी परिवर्तन दिखा। हम मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे।